हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब लोगों को कहीं ना कहीं सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगर मैं सिलेबस की ओवरऑल बात करता हूं तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है समझना उसके सिलेबस को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्लियरिटी के बारे में। चैप्टर वाइज डिटेल में इस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तो ये आपका COQP10 है ओवरऑल। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सब लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स क्वेरीज रहती हैं वो सारी की सारी यहां पर रिजॉल्व करवाई जाती हैं। तो सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर या फिर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्लियरिटी के बारे में। जी हाँ, यानी कि कहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आप सब लोगों से सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, यानी सिलेबस की क्लियरिटी कहीं ना कहीं हमारे पास यहां पर होने वाली है। आप लोग जानते हैं कि यहां पर ओवरऑल 75 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर रहते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब यहां पर यह है कि 75 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और ये 75 के 75 क्वेश्चंस आप लोग अगर करना चाहें तो यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी यहां पर आपको कुछ इस तरह से 100 क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलते हैं और उनमें से आपको 75 कवर करने होते हैं, ऐसा कुछ अप्रोच या फिर कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं रहता है। ओवरऑल जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इनका लेवल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहता है, यानी कि हिंदी में भी आप लोग अगर क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, उनका आंसर देना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंग्लिश के अंदर भी इनके आंसर्स को कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली यूनिट अगर यहां पर देखी जाए तो वो है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो जो सिलेबस यहां पर बताया गया है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और यहां पर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में बात की जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के अंदर। अगर मैं कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर के बारे में बात करता हूं तो यहां से आप लोगों को यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर पिछले ट्रेंड्स के बेसिस पर देखता हूं तो कंज्यूमर थ्योरी से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन जो है यहां से पूछे गए हैं और अगर मैं कंज्यूमर थ्योरी की अगर बात करता हूं तो कंज्यूमर थ्योरी से आपका यूटिलिटी का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं यूटिलिटी की बात करता हूं तो यूटिलिटी के अंदर जैसे कि आपको पता है कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में, तो प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सब लोगों को कॉस्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन वाला टॉपिक जो है, टाइप्स और कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन थर्ड आपके पास आता है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। अगर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में यहां पर बात की जाती है, जैसे कि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के अंदर आप लोग प्राइस को कैसे देखते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कौन से टाइप की मार्केट के अंदर आपको एक फंक्शंस के तौर पर देखने के लिए मिलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ड्यूपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे अचीव किया जाता है, एफिशिएंसी और वेलफेयर का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम और एफिशिएंसी अंडर प्योर एक्सचेंज कैसी देखी जाती है, ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब क्या है। इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों को कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखा गया है एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर यहां से पूछे जा सकते हैं। देन सेकेंड आप लोगों को देखने के लिए मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को थोड़ा सा अलग से बाइफरकेट कर रखा है, यानी कि जब आप लोगों ने कभी अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहां पर नेशनल इनकम, बैंकिंग, ये सारी चीजें पढ़ी होगी, बजट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग से स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखा है अलग अलग यूनिट के तौर पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक आपके पास में नेशनल इनकम अकाउंटिंग का टॉपिक यहां पर बताया गया है और सेकेंड आपको इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में
यहाँ पर बात की गई है। अगर मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से आपके मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर आप 3 टाइप के मेथड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात की जाती है, इनकम मेथड के बारे में बात की जाती है, प्रोडक्ट मेथड के बारे में, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से ज्यादा रहती है। देन इनकम एंड आउटपुट की अगर मैं बात की जाऊं करता हूं, तो यहां पर आपसे एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक। किसका टॉपिक देखने के लिए मिलता है? एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक देखने के लिए मिलता है, और इसके बेसिस पर आप बात करते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव किया जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम जो है वो स्ट्रक करवाया जाता है, उससे रिलेटेड ये कहीं ना कहीं टॉपिक हमारा रहता है। देन इसके बाद हमारे पास इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल आते हैं, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है दैट इज केनेशियन थ्योरी। तो केनेशियन थ्योरी वाला जो टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम के अंदर कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन जो है केनेशियन थ्योरी से पूछ लेता है आपके एग्जाम के अंदर। देन नेक्स्ट यूनिट आपके पास आती है मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन बेसिकली पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और यहां पर हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, मनी मल्टीप्लायर के बारे में, हाई पावर्ड मनी के बारे में बात होती है, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन अगर इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिले तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लेकर आती है मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है, आप लोगों को पता है, फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, इस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कई बार देखा गया है पेपर्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट या फिर रेलेवेंस हो जाता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर बात करता हूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर एक यहां पर आप मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। दूसरा आप यहां पर हाई पावर्ड मनी के बारे में बात कर सकते हैं। हाई पावर्ड मनी वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। देन आपके पास में यहां पर एक टॉपिक फिलिप कर्व है। फिलिप कर्व का जो टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जब इन यूनिट्स को कवर करना हो, तो इन यूनिट्स को कवर करते समय जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अगर मैं कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस के बारे में बात करता हूं, तो यहां पर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में बात की जाती है, जिसके अंदर हम लोग 2 टाइप के लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। एक हम लोग परमानेंट लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, और एक हम लोग रिलेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं यहां पर। साथ ही साथ में अगर मैं यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, तो यहां पर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाती है, जिसके अंदर हम लोग रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ में मल्टीप्लायर और एसिलेटर जैसे कॉन्सेप्ट यहां पर समझे जाते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपन इकोनॉमी मॉडल। अगर मैं ओपन इकोनॉमी मॉडल के बारे में बात करता हूं, तो ओपन इकोनॉमी मॉडल बेसिकली आपको 4 सेक्टर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है, यानी कि 4 सेक्टर इकोनॉमी जहां पर एग्जिस्ट करती है वहां पर ओपन इकोनॉमी मॉडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके अंदर ये जो मॉडल्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मुंडल्स एंड फ्लेमिंग मॉडल्स आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, जिसके अंदर IS, LM एंड BP कर्व्स के बारे में बात की जाती है। देन आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक है, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के बारे में यहां पर बात की जाती है, जो कि हमारा बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। परचेजिंग पावर पैरिटी ऐसे टॉपिक्स यहां पर है, लेकिन परचेजिंग पावर टॉपिक से कई बार ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हमारे पास कुछ मॉडल्स आते हैं, जिसके अंदर हैरर-डोवर मॉडल है, सोलो मॉडल है, और ये हैरर-डोवर मॉडल और सोलो मॉडल ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं कि हैरर-डोवर मॉडल जो है वो क्या बात करता है, सोलो मॉडल जो है वो क्या बात करता है, राइट। इनसे रिलेटेड ये टॉपिक्स है। स्टैटिस्टिक्स मेथड की अगर मैं बात करता हूं, तो स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आप सब लोगों ने 11th या 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है, और उसी का ही थोड़ा सा कुछ पोर्शन जो है आपको यहां पर इस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आप सब लोगों को बताया जाए कि ये कुछ अलग टॉपिक्स हैं या फिर कुछ अलग से इसके अंदर कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। मीन आता है, मीडियन आता है सर, मोड आता है, जिसको कि हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं, MCT के नाम से यहां पर जानते हैं। इसके बाद आप लोगों को डिस्पर्जन देखने के लिए मिलता है,
फिर आप लोगों को यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, स्क्यूनेस देखने के लिए मिलता है। तो डिस्पर्जन का टॉपिक, स्क्यूनेस का टॉपिक, मीन मीडियन मोड का टॉपिक, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टॉपिक्स यहां पर है। फिर आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है कोरिलेशन का टॉपिक, है ना। फिर आपको रिग्रेशन एनालिसिस देखने के लिए मिलता है। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर आपको सिंगल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग जैसे टॉपिक जो यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। सैंपलिंग का मतलब सर होता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, राइट। उसके बाद पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, राइट। सैंपलिंग के अंदर बायसनेस क्या होती है, सैंपलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड्स कौन सा है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स कौन सा है, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को यहां पर पढ़ने होते हैं काफी ज्यादा डिटेल में। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वाली यूनिट जो है ये भी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली यहां से पूछे जाते हैं। और अगर मैं कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो यहां से 3 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देन मनी मल्टीप्लायर के बारे में अगर मैंने बात करी थी तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पूरा का पूरा टॉपिक है, यानी कि नेशनल इनकम वगैरह के जो टॉपिक्स हैं, इनसे आप 2 से 3 क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस यहां पर रख सकते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के यहां पर पूछे जाते हैं। देन सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशान करता है वो टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स का टॉपिक। और मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर आपको यहां पर स्पेसिफिक कुछ ही टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। और बच्चे कई बार कहते हैं कि सर हम लोगों ने ये जो टॉपिक है 11th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो आप 11th 12th के अंदर पढ़कर आए कहीं ना कहीं उसी का बेस है, उसी का एक्सट्रैक्ट है। लेकिन इसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें अप्लाई करना पड़ता है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो इसके अंदर आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपके पास में सेट्स है, दूसरा आपके पास में यहां पर वेक्टर है। सेट और वेक्टर के टॉपिक यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपको सेवरल रियल वेरिएबल्स, जहां पर सिंगल मल्टी वेरिएबल्स के बारे में बात की जाती है, उनके बारे में बात की जाती है। फिर आप लोग यहां पर इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा जाता है। फिर आप लोग यहां पर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स का टॉपिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहां से बात करता हूं तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ, कई बार देखा गया है कि एग्जाम के अंदर यहां से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को पूछता भी नहीं है। तो आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं तो वह एग्जामिनर ने अपने हिसाब से ही क्वेश्चंस को सेट करने की कोशिश करी है। कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मैक्रो के कम होते हैं, स्टैट्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम देखने के लिए मिलते हैं। देन आपके पास आता है इंडियन इकोनॉमी। इससे सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो परेशान होते हैं। क्यों सबसे ज्यादा परेशान होते हैं? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूं तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर सिलेबस तो हमारे पास बहुत बड़ा है, तो इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी को जब मैं जनरली पढ़ाता हूं तो मैं बात करता हूं कि इंडियन इकोनॉमी को आप 4 फेजेस के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहले आप प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, जहां पर आप लोग बात करते हैं ब्रिटिश रूल के बारे में, राइट। उससे पहले फिर हम लोग बात करते हैं अपना मुगल रूल्स के बारे में, यानी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर नहीं आते हैं तो क्या उस समय पर भी ट्रेड हो रहा होता है, तो अगर ट्रेड होता है तो किस हिसाब से ट्रेड होता है उसके बारे में डिस्कशन होती है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं टिल इंडिपेंडेंस, फिर 1947 से लेकर 1990 तक की बात आपके द्वारा की जाती है। उसके बाद 1990 से लेकर आप करंट फेज तक के बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो यहां पर आप मैक्रो ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। और अगर मैं मैक्रो ट्रेंड्स के बारे में यहां पर बात करूं तो मैक्रो ट्रेंड्स के अंदर जैसे कि नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे नेशनल इनकम का टॉपिक तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन नेशनल इनकम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से कि अभी जैसे पर कैपिटा इनकम क्या है, राइट। और फिर कुछ आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स यहां पर पता होने चाहिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, राइट। कि अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो इंडिया की रैंकिंग क्या है। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हो जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी शुरू से रही है, यानी कि चाहे मुगल्स ने हमारे ऊपर राज किया, चाहे हमारे ऊपर फिर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेगनेंट फेज के अंदर ही हम लोगों को देखने के लिए मिला है। तो इसके अंदर आप लोगों को एग्रीकल्चर मार्केट और उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करनी है,
क्रेडिट और कॉमर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करनी है। क्या क्या ट्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। फेमाइंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूजुअल आपको देखने के लिए मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर। रेलवेज और इंडस्ट्रीज के बारे में बात होगी, यहाँ पर बात होगी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, बात होगी यहाँ पर सब्सिडी के बारे में कि सब्सिडी का कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपीरियल कंटेक्स्ट, और इंपीरियल कंटेक्स्ट का मतलब है जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते हैं। फिर हम लोग फ्लो एंड कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे जहां पर चेंजेस और कंटिन्यूटी के बारे में बात की जाएगी, गवर्नमेंट और फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात होगी। फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। अगर मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास आ जाएंगे एलपीजी रिफॉर्म्स एनईपी के अंदर, है ना, जहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात होगी। फिर हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक्स को यहां पर पढ़ा जाएगा कि स्मिथ की थ्योरी क्या कहती है, रिकार्डो की थ्योरी क्या कहते हैं, हिक्सन-ओलियन मॉडल क्या कहता है। कैपिटल के बारे में बात होगी, फ्लो और कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में बात होगी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात होगी, पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में बात होगी जहां पर हम लोग प्राइवेट गुड्स के बारे में बात करेंगे, एक्सपर्टीज के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर हम लोग पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में यहाँ पर चीजों को कवर करने वाले हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है टैक्सेशन का टॉपिक। अगर मैं टैक्सेशन के टॉपिक की आपके सामने बात करूं तो ये टैक्सेशन का टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है कि हर साल गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी के महीने में क्या निकाला जाता है? बजट निकाला जाता है। तो गवर्नमेंट जब बजट लेकर आती है तो वो बजट को टैक्स के साथ में अलाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर लास्ट में हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से कई बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे गए हैं, जैसे कि एडम स्मिथ की थ्योरी क्या कहती है, रिकार्डो की थ्योरी क्या कहती है, हिक्सन-ओलियन मॉडल क्या कहता है, न्यू ट्रेड थ्योरीज क्या क्या इकोनॉमिक्स के अंदर इमर्ज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन की जाती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि ओवरव्यू ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी, है ना, क्योंकि इंडिया यूज्ड टू बी द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी से रही है, तो ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर देखने के लिए मिला है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में कहीं ना कहीं बात या फिर डिस्कशन जो है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स के अंदर की जाती है, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपको देखने पड़ते हैं, जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स का टॉपिक आपको देखना पड़ता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक्स के अंदर, और कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मिसलेनियस हैं जो कि आपको बोले नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप 11th 12th ग्रेजुएशन कर आ रहे हैं तो आपको उन टॉपिक्स के बारे में जरूर पता हो। साथ ही साथ में अगर आपके सामने भी दिक्कत आ रही है कि आप लोगों को इस एग्जाम को कैसे टैकल करना है, तो आप सब लोग हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जाम की, और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं अपने ड्रीम कॉलेज के सपने को। इसी के साथ मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।